वेलकम टू स्टेप अप आईएएस 29 मई के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कशन की शुरुआत हम कोटेशन से करने वाले हैं। कोटेशन है गांधी जी का, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। आज आप जो भी करते हैं वो आपका फ्यूचर, आपका भविष्य तय करता है। ये कोटेशन आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ लोग कुछ सालों से लगे हुए हैं, कुछ ने अभी स्टार्ट किया है, आपको हर पल हर दिन इस बात के लिए एटलीस्ट एक बार खुद को अवेयर करना चाहिए। और यकीन मानिए, इस पूरे डिस्कशन में हमारे मिलने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल को डिस्कस करना बिल्कुल नहीं है। इस पूरे 30, 40, 50 मिनट्स के दौरान जो भी हमारा समय यहाँ पर जाता है, ये बताने की कोशिश करते हैं आपको कि आप अवेयर रहें, अपनी पूरी तैयारी के लिए अवेयर रहें। बहुत सारे लोग हैं जो आंसर राइटिंग करना उनका ड्रीम होता है, बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट। और उसके पीछे सिर्फ एक कारण होता है, वो है उनका कंफर्टेबल जोन। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन। आप जहाँ पर हैं इस समय में, जिस तरीके से हैं, आपको सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है कि व्हाट इज योर एम। आप किन के साथ फाइट करने वाले हैं, ये बात आपको याद रखना है यूपीएससी के लिए। एंड देन स्टार्ट द प्रिपरेशन, देन स्टार्ट योर डे। तो इस कोटेशन को याद रखना है, लिख लेना एक जगह पर, ताकि आप इसका सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएं। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे वीडियो को अंत तक क्यों देखना ज़रूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कोटेशन आज का हो गया, पहला पॉइंट हमारा फिनिश हो चुका है। आगे हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के एक बार झलक लेंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल जैसा जैसा आता जाएगा वैसे वैसे पॉइंट्स हमें मिलते चले जाएंगे। 3 आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लोकस्ट के बारे में सुन रहे होंगे आप, काफ़ी अफरा तफरी है चारों तरफ। आप काफ़ी कुछ लोग तो परेशान भी हैं इसके लिए, अलग अलग तरीके की खबरें आ रही हैं। खिड़कियां दरवाजे बंद रखने हैं, आखिर क्या हैं ये, कहाँ से आ रहे हैं, और क्या हर साल इसी समय पर आते हैं? तो ये सारी बातें लोकस्ट के बारे में हम जानेंगे। दूसरा आर्टिकल होगा इंडिया चाइना रिलेशन में यूएसए किस तरीके से घुसना चाह रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट आगे हो सकता है। तीसरा आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडिया अफ्रीका रिलेशन की हम बात करने वाले हैं। और रोज की तरह आपको मेंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आंसर राइटिंग करने के लिए हम अपना धर्म बकायदा निभा रहे हैं। धर्म का मतलब यहाँ पर कर्तव्य से है, और आप भी अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। और आपका कर्तव्य क्या है? इन क्वेश्चंस को लिखना। आपको आज मैं बताऊंगी हाउ टू राइट द आंसर्स। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर लेंगे ताकि आप एटलीस्ट इसको ट्राई करें, शुरुआत करें। आज हम लोग आज का क्वेश्चन तो देखेंगे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में, प्लस प्रीवियस 2 डेज के आंसर को देखेंगे। कल का जो क्वेश्चन था उसके आंसर को, और उसके एक दिन पहले का जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी वाला सेशन होने वाला है, बिकॉज जो भी कुछ बीच में गड़बड़ हुई है क्वेश्चंस के दौरान, आपके आंसर्स नहीं आ रहे थे, उन सारी बातों को हम वहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आज देखिए क्या क्या टॉपिक मिलेगा आपको। जब पूरा डिस्कशन हमारा ओवर होगा तो ये सारे टॉपिक तो जाहिर तौर पर कवर हो जाएंगे। इंडिया चाइना की फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, लोकस्ट प्रॉब्लम किस तरीके से है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एलओसी भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, एंड अफ्रीकन यूनियन के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे, और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप पर 10 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, किसने दिया, कब दिया, किन प्रिंसिपल्स की इसमें बात होती है, ये सब जानने के लिए आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। चाइना का एंगेजमेंट अफ्रीका में कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन सी रेलवे लाइन वहाँ पर तैयार की है चाइना ने, इन सब पर हम बात करेंगे आर्टिकल के दौरान। जापान, रशिया, इन सभी का एंगेजमेंट अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है, तो फिर इंडिया अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है या नहीं, इसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, आज देखिए कौन कौन सा आर्टिकल है। ड्रॉइंग क्लोजर इन क्राइसिस, हाउ लोकस्ट केम, व्हाट नेक्स्ट, एंड स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। ये 3 आर्टिकल है, बहुत अच्छे, और इस दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। पेशेंस बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। 5 क्वेश्चन है आंसर राइटिंग के लिए। लास्ट में जब ये स्लाइड आएगा, देन आई विल ट्रेन यू टुडे, एटलीस्ट आई प्रॉमिस कि आज हम लोग इस पर थोड़ा सा बात ज़रूर करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। तो जब आप पूरे डिस्कशन को सुन रहे होंगे, इन टर्म्स को, इन लाइन्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। द मूवमेंट ऑफ डेजर्ट लोकस्ट in India is also determined by easterly wind। कल के डिस्कशन में हमने इन सब टॉपिक पर बहुत डिटेल में बातचीत की थी, हीट वेव, एयर मास, ईस्टर्ली विंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। और दूसरा स्टेटमेंट है, साइक्लोन अम्फान ऑल्सो हैज़ इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड द मूवमेंट ऑफ लोकस्ट इनटू इंडिया। अगर आपको कल का डिस्कशन याद है तो आप ये वाला आंसर अभी के अभी ही दे सकते हैं। खैर, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन अफ्रीकन यूनियन पर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन लाइन ऑफ क्रेडिट पर है।
और फिर चौथा क्वेश्चन भी इंडिया अफ्रीका से ही जुड़ा हुआ है। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रीडिंग ग्राउंड कौन कौन सा है जो डेजर्ट लोकस्ट अभी आई हैं उनके लिए, तो इसकी हम बात करेंगे डिस्कशन के दौरान। फिर आपसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होगा, आई प्रॉमिस यू टुडे। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं, इंडिया अफ्रीका पर ड्रॉइंग क्लोजर इन क्राइसिस। जीएस पेपर 2 आईआर सोसाइटी कर दीजिए, जहां पर हम बात करते हैं बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स की, और खास करके जो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होता है अदर कंट्रीज या अदर ग्रुप के साथ, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में जाना ज़रूरी है, अगर हमें इंडिया अफ्रीका को समझना है तो एक बार इसके प्रीवियस रिकॉर्ड हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अफ्रीकन यूनियन की, और अफ्रीकन यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। टोटल 55 मेंबर स्टेट हैं इसमें, ठीक है, और ये सारे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आने वाले देश हैं वो इसके मेंबर स्टेट हैं। और दिस ब्लॉक वाज फॉर्म्ड ऑन 2001, ध्यान दीजिएगा, अदीस अबादा इथोपिया में इसको 2001 में फाउंड किया गया था, लॉन्च किया गया डरबन साउथ अफ्रीका में 2002 में। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये बेसिक फैक्ट, कैसे बना, कंपोजिशन क्या है, समझ में आ गया आपको। नाउ इसका एम क्या है। जाहिर तौर पर अगर हम कोई भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और अगर कोई एक कॉन्टिनेंट पर सारे देश आपस में ऐसा कोई यूनियन बना रहे हैं तो वो अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए ही बना रहे होंगे। तो इसका पूरा इंटेंशन क्या है, जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें आने वाले देश को प्रोटेक्ट करना, और इससे किसको रिप्लेस किया गया है याद रखिएगा, OAU ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, जिसको 1963 में बनाया गया था, उसको रिप्लेस किया है अफ्रीकन यूनियन ने। तो प्रीलिम्स का ये फैक्ट बन सकता है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ AU आर मेड बाय द असेंबली, जो वहाँ की असेंबली है AU की, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसको लेती है। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, याद रखिएगा अदीस अबादा में ही इसका सेक्रेटेरिएट है। अफ्रीकन यूनियन का कई बार प्रीलिम्स में ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं आपसे। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आर्टिकल में ये सब हमें मिलने वाला है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली बोरोइंग की एक लिमिट होती है, ठीक है, जब कोई देश फिक्स करता हो। मान लीजिए इंडिया ने अफ्रीका के लिए फिक्स किया है $50 बिलियन कि आप इतना पैसा ले सकते हैं, तो उतने उसी के रेंज में अफ्रीका फिर भारत से बोरो कर सकता है। यही LOC कहलाएगा, लाइन ऑफ क्रेडिट कहलाएगा, और इसका आज काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पूरे विश्व में, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट्स जानना है। इसके बाद एक और फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जान लीजिए, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट। जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया था युगांडन पार्लियामेंट को, और वहाँ पर स्टेट विजिट के दौरान 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए गए इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट पर, ठीक है। अब ये जो हम 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देखने वाले हैं ये आपके कैसे काम आ जाएगा। अब इसमें जो 10 फैक्ट्स आपको मिलेंगे उसमें 10 अलग अलग जोन्स की हम बात करेंगे, ठीक है, एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो वो आपके लिए एक बेस बनाएगा, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट की आप बात करेंगे कभी भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो इस 10 बेस को ध्यान में रखेंगे और उसमें फैक्ट ऐड करते जाएंगे, तो आपका आंसर जो है वो तैयार होता जाएगा। उसमें बस उस क्वेश्चन के इंटेंशन को समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको इस 10 फैक्ट्स में से लगता है कि ये 4-5 सही बेस बन रहे हैं, उसको वहां पर आप यूज कर सकते हैं। पहला क्या है, अफ्रीका विल बी एट द टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटी। इंडिया के टर्म्स में देखें तो अफ्रीका टॉप प्रायोरिटी पर होगा, ये हमारा पहला प्रिंसिपल भारत ने तय किया, ठीक है, यानी कि अफ्रीका के साथ एंगेजमेंट को और इंटेंसिफाई और डीप किया जाएगा। दूसरा, वी विल बिल्ड एज मच लोकल कैपेसिटी टू क्रिएट लोकल अपॉर्चुनिटी एज पॉसिबल, मतलब यहाँ पर जो प्रायोरिटी है, जो पार्टनरशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उसको अच्छा बिल्ड करने में हम सारी मेहनत करने वाले हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तीसरा होगा, वी विल सपोर्ट आवर इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा, अब इंडस्ट्री को भी सपोर्ट किया जाएगा कि वो अफ्रीका में जाके इन्वेस्ट करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है कहाँ पर, अफ्रीका में, और ऑन द अदर हैंड अफ्रीका इंडिया के रिलेशन को और मजबूत किया जाएगा। चौथा प्रिंसिपल क्या है, वी विल हार्नेस इंडियाज एक्सपीरियंस विद द डिजिटल रिवॉल्यूशन। अगला पॉइंट हमें क्या मिला, डिजिटल रिवॉल्यूशन का, अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे वहाँ पर डिजिटल रिवॉल्यूशन को लाने में, उसको डेवलप करने में। आपको बता दें कि अफ्रीकन कंट्री हैं कई सारी जो भारत के कई सारे स्कीम से, खास करके जो
अभी रीसेंट स्कीम्स आए हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, इनसे काफ़ी सीखती हैं और इसी मॉडल को वहाँ पर यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने की कोशिश करती हैं और इससे भारत की मदद भी लेती हैं। तो ये बहुत हमारा जो रिलेशन है अफ्रीका इंडिया का, वो हर टर्म्स में अच्छा है और उसको और अच्छा करने की ज़रूरत है। और क्यों है ज़रूरत, इसके बारे में हम आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। 5वां प्रिंसिपल यहाँ पर है दैट अफ्रीका में 60% है वर्ल्ड का, अगर हम एरेबल लैंड की बात करें, लेकिन वहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ 10% हो पाता है ग्लोबल आउटपुट का। तो अफ्रीका के एग्रीकल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, भारत इसमें भी उनकी मदद करने वाला है। 6वां प्रिंसिपल क्या है, दैट आर पार्टनरशिप विल एड्रेस द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये वाला टर्म भी याद रखना है, क्लाइमेट चेंज पर इंडिया अफ्रीका का कोऑपरेशन, डिजिटल रिवोल्यूशन में इंडिया अफ्रीका का कोऑपरेशन कोलैबोरेशन। 7वां है, वी विल स्ट्रेंथन आवर कोऑपरेशन, म्यूचुअल कैपेबिलिटीज, कॉम्बैट टेररिज्म। ये तो आपको अभी हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टेररिज्म का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा है और इसको कैसे कॉम्बैक्ट करना है, एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है तो उसको कैसे मैनेज करना है। अभी साइबर स्पेस क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इस जगह पर भी एक दूसरे को कोऑपरेट करना। और 8th है, वी विल वर्क विद अफ्रीकन नेशन टू कीप ओशन ओपन। अब अल्टीमेटली हम इंडियन ओशन की बात कर लेते हैं। इंडियन ओशन में भी कई सारे अफ्रीकन देश आते हैं, या जो भी रिलेशन और प्रिंसिपल्स हमारे एप्लीकेबल होंगे ओशंस में, वहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। 9th है, द ग्लोबल एंगेजमेंट इन अफ्रीका increases. We must all together ensure that Africa does not once again turn into the theater of the rival ambitions became nursery of the aspiration in Africa's youth. अल्टीमेटली वहाँ के यंग लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आने वाले जो सोशल इंडिसेस की प्रॉब्लम है, हेल्थ, एजुकेशन, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया और अफ्रीका दोनों मिल करके काम करेंगे। ओवरऑल ह्यूमैनिटी को देखते हुए वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने के लिए विल वर्क टुगेदर। ये 10 प्रिंसिपल हैं भारत और अफ्रीका के बीच में, जो अभी 2018 में लाए गए थे। ठीक है, अब आते हैं मेन आर्टिकल पर। मेन आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। अफ्रीका डे मनाया जाता है 25 मई को, ठीक है, और इस मौके पर भारत में भी सेलिब्रेशन किया जाता है। अफ्रीका में तो जाहिर तौर पर होना ही है, लेकिन भारत में भी कि हम उनके अच्छे फ्रेंड हैं, इस चीज़ को दिखाते हुए यहाँ पर भी होस्ट किया जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से ये सेलिब्रेशन भारत में नहीं हो पाया। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को जोड़ते हुए चाइना, जापान, रशिया और इंडिया का क्या कोऑपरेशन कोलैबोरेशन अफ्रीका के साथ होगा, उसकी हम बात करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक अफ्रीका प्लस के अकॉर्डिंगली जो बायएनुअल एनालिसिस हुआ है, उसमें बताया गया कि पहली बार वहाँ पर रिसेशन आ सकता है इस आउटब्रेक के बाद। जो कोविड-19 है उसने पूरे विश्व के हर हिस्से को टच किया है और उसमें जो अफ्रीकन कंट्री है, सब अफ्रीकन रीजन है, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल करके। और ये पूरा एस्टिमेशन किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। तो जाहिर तौर पर इस पर और डिबेट डिस्कशन शुरू हो जाने वाला है। अफ्रीका की बात करें तो कोरोना वायरस तो अभी का आउटब्रेक है, इसके पहले यहाँ वहाँ पर HIV, मलेरिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरीके की कई सारी डिजीज़ हैं जिससे कि वो लोग लड़ते आए हैं। और वहाँ पर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी होती है, बिकॉज वहाँ की हेल्थ कंडीशन, अफ्रीकन नेशन के, अफ्रीकन कंट्रीज़ का जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत अच्छा नहीं है और इस वजह से इकोनॉमिक डिज़ास्टर वहाँ पर अक्सर होते रहते हैं। Precarious fiscal position have ruled out any major government stimulus. तो अब क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं, तो अलग अलग जगह से रेस्क्यू पैकेजेस उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वेबर्स मिल रहे हैं जो उन्होंने पहले लोन्स लिए हैं, जो डेट पहले से उनके पास है उस पर IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये लोग वेबर भी दे रहे हैं, माफ़ी भी दे रहे हैं, अलग से और पैसे भी उनको दिए जा रहे हैं ताकि इस चैलेंजेस को वो टैकल कर पाएँ जो उनके सामने आज आया हुआ है। ठीक है, अफ्रीका स्ट्रेंथ, अफ्रीका की स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो क्या है वहाँ का स्ट्रेंथ? वहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है नेचुरल रिसोर्सेस। आप देखिए, ये आपको इंडिया में भी दिखेगा। इंडिया में भी कई ऐसे राज्य हैं जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, काफ़ी ज़्यादा रिपोजिटरी है, लेकिन वहाँ उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से ना होने की वजह से भारत के ये जो राज्य हैं ये अभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं। तो वही सेम कंडीशन कहीं ना कहीं अफ्रीका की भी हम देख सकते हैं कि अफ्रीका में जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो रिच है, वहाँ का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पोटेंशियल है, यूथ डेमोग्राफी बहुत अच्छी है,
और टोटल 54 नेशन का एक ब्लॉक है ना, और कई सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए हैं। तो दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ अफ्रीका। और जितने भी और इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स होते हैं, कोऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, इन सभी में अभी अफ्रीका जो है वो काफ़ी राइजिंग होता जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जब वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होगा, डेमोग्राफी वहाँ पर अच्छी है, वहाँ पर ये एनर्जी, माइनिंग, इंफ्रा और कनेक्टिविटी के टर्म्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और यूं कहें कि आगे बढ़ता हुआ एक अपॉर्चुनिटी और प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहा है। तो जो विश्व के बाकी देश हैं वो भी चाहेंगे कि अफ्रीका के साथ उनका रिश्ता, उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा और मजबूत रहे। इसमें सबसे पहले कौन आएगा? जाहिर तौर पर चाइना। चाइना ने अफ्रीका के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना बहुत पहले से शुरू कर दिया है। ठीक है, और अभी 2019 की अगर हम करंट इश्यूज को देते हैं तो वहाँ पर भी चाइना ने अफ्रीका को अच्छा खासा अमाउंट वहाँ पर उसने इन्वेस्ट किया है। इट्स एनुअल ट्रेड विद अफ्रीका इन 2019 स्टूड एट $208 बिलियन, एडिशन टू इन्वेस्टमेंट लोन वर्थ $200 बिलियन। तो अच्छा खासा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी रहता है चाइना का, वहाँ पर लोन प्रोवाइड भी करता है चाइना। यानी कि आपको ऐसा मालूम है कि इकोनॉमिक टर्म्स में चाइना हर उन देश की मदद करने की पूरी कोशिश करता है जिसके साथ उसको रिलेशन को स्ट्रांग बनाना है और उसके ज़रिए भारत को काउंटर करना है। ट्रेडिशनली चाइनाज पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज़ एस्टॉनिशिंग। तो इंफ्रा में चाइना ने अभी तक क्या काम किया, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। तंजानिया जाम्बिया रेलवे लाइन 1975 में चाइना बनाता है, 1860 किलोमीटर का। ठीक है, अदीस अबादा जिबूती एंड मोम्बोसा नैरोबी लाइंस मोर रिसेंटली, हाल ही में अभी ये दोनों लाइंस भी बनाए गए हैं। और अगला जो चाइना का प्रोजेक्ट है वो है ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका मास्टर रेलवे प्लान, इसका अगला प्रोजेक्ट है चाइना का। कहाँ पर? अफ्रीका में। बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कि चाइना मैसिवली वहाँ पर इंफ्रा डेवलप कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स, ये तो हमने रेलवे लाइन देखा, इंफ्रा देखा, इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट को लगाना नाइजीरिया में। तो ये सारे प्रोजेक्ट चाइना के वहाँ पर मैसिव तरीके से आज तक चलते आ रहे हैं। एट फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन 2018 चाइना सेट असाइड $60 बिलियन इन डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो वहाँ पे भी अभी जो भी डिस्कशन हुआ था 2018 में, उसमें भी चाइना ने $60 बिलियन अमाउंट दिया है। ठीक है, ओवरऑल इंफ्रा को डेवलप करने के लिए अफ्रीका में। अब ये तो हो गया किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है चाइना के द्वारा अफ्रीका में, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, कैसे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। डिप्लोमेसी क्या कहती है, और कोविड-19 की डिप्लोमेसी ये सिर्फ अफ्रीका के लिए लागू नहीं होती है, बाकी देशों के लिए भी होती है। जैसे चाइना का जो पीपी किट और मास्क डिप्लोमेसी चल रही है ना, वो अफ्रीका के साथ भी है। अफ्रीकन कंट्री को मास्क प्रोवाइड करना, पीपी किट प्रोवाइड करना, एक तरीके से इनका डिप्लोमेटिक ये एंगल यहाँ पर है। बात करते हैं अब जापान की। जापान का एंगेजमेंट चाइना के साथ। तो 7th टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, जो कि अगस्त 2019 में हुआ था, उसको जापान ने होस्ट किया। यानी कि जापान भी अपने एंगेजमेंट को चाइना के साथ बढ़ा रहा है। बात रशिया की करें तो रशिया बिल्कुल पीछे नहीं है, रशिया ने भी होस्ट किया फर्स्ट एवर रशिया अफ्रीका समिट। लास्ट ईयर यानी 2019 में रशिया ने भी अपने यहाँ पर होस्ट किया था अफ्रीका रशिया समिट। ठीक है, और इसके अलावा कई सारे और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं रशिया के वहाँ पर। साउथ अफ्रीका, चाइना ने मिलकर के और रशिया ने मिलकर के एक वो भी किया था, मीटिंग भी किया था। तो ये सब एक्टिविटीज़ लगातार रशिया की भी चल रही है। ब्राज़ील भी अपने इंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पीपल अफ्रीकन डिसेंट आउटसाइड अफ्रीका वो ब्राज़ील में ही है, तो ये भी अपने रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं। क्यूबा ने भी अभी मेडिकल टीम को अफ्रीका में भेजा हेल्प करने के लिए। यानी आप देख रहे हैं कि विश्व के अलग अलग हिस्सों से अफ्रीका में हेल्प पहुंचाई जा रही है, अफ्रीका को मदद मिल रही है, क्योंकि अफ्रीका के साथ हर देश अपना रिश्ता अच्छा करना चाह रहे हैं। भारत कहाँ पर है उसमें? इंडिया के एंगेजमेंट की बात करते हैं अफ्रीका के साथ। तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि अफ्रीका के साथ रिलेशन को और अच्छा किया जाए। 2009-10 में जहाँ पर हमारा जो ट्रेड था वो $39 बिलियन का था, वो 2018 में बढ़ करके $62 बिलियन हो गया। ठीक है, यानी कि हमने इस एंगल में अच्छा काम किया। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियन ओवरसीज असिस्टेंट विद LOC। अभी हम बात कर रहे थे ना लाइन ऑफ क्रेडिट की, तो अगर एशियन कॉन्टिनेंट में पूरा देखा जाए तो और ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो
साउथ एशिया के बाद अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है लाइन ऑफ क्रेडिट के मामले में, जो भारत अश्योर करता है दूसरे देशों को, दूसरे कंट्रीज को। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की। 2015 में ये समिट होता है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। 40% of all training and capacity building slots under the ITEC program have traditionally been reserved for Africa. तो ITEC प्रोग्राम में यानी कि जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है उसमें 40% जो पूरा शेयर है वो जगह है वो अफ्रीका को दिया गया इंडिया के इस समिट के दौरान। और इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा इंडिया का एंगेजमेंट कैसे है अफ्रीका के साथ। तो बता दें कि 6000 टोटल इंडियन सोल्जर्स हैं जो UN पीस कीपिंग मिशन के जरिए अफ्रीका में काम कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है वहाँ पर पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये किसकी मदद है, ये भारत की मदद है। इस तरीके से बायलैटरल कोऑपरेशन हमारा कई जगह पर है। एनर्जी डेवलपमेंट में यानी कि सोलर एनर्जी डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अच्छा कोऑपरेशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में, साइबर सिक्योरिटी में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, तो ये सारे फील्ड हैं। काउंटर टेररिज्म में भी भारत और अफ्रीका एक दूसरे को कोऑपरेट करने का प्लान बनाता रहता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स, कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव जो कि इसी साल फरवरी में ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड डिफेंस एक्सपो 2020। तो यहाँ पे भी यानी डिफेंस के मामले में स्ट्रेटेजिकली भी हम अफ्रीका के साथ कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। एजुकेशन भी इस मामले में पीछे नहीं है। 50,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया है, जो अफ्रीकन स्टूडेंट है दे कैन टेक पार्ट इन इंडियन एजुकेशन, वो यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हैं। उनके लिए उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, और इंडिया ने प्लान किया है कि सितंबर में 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को कंडक्ट किया जाए। लेकिन अभी देखिए क्या होता है, कोविड-19 की वजह से क्या स्थिति पैदा होती है, क्या बनता है। और मेडिकल असिस्टेंस लगातार दिया जा रहा है भारत के द्वारा। 25 अफ्रीकन कंट्रीज़ को इस कोरोना पेंडेमिक के समय में हेल्प किया जा चुका है, और टेलीफोनिक टॉक लगातार हो रहे हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स के साथ। वहीं पर जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामपोसा, उनके साथ भी बात हो चुकी है, और अफ्रीकन यूनियन में और जो देश है उनके साथ भी लगातार बातचीत चल रही है कि कैसे इस पेंडेमिक के दौरान हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। ये लगातार इस पर काम चल रहा है। वर्चुअल मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। ठीक है, इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि अफ्रीकन लीडर्स के साथ या और भी जो देश हैं उनके लीडर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग्स लगातार भारत कंडक्ट कर रहा है, और इसमें जो भी परेशानी बीच में आ रही है उसको हम काउंटर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, आरोग्य सेतु ऐप और ई ग्राम स्वराज ऐप। याद रखिएगा, ये सब आप लिख सकते हैं। आपको क्यों बताया जा रहा है ये सब, आपको ऐसे सुन करके याद तो रहने वाला है नहीं। इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सारे फैक्ट्स को नहीं, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट्स को लिखना है। जब भी आप इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर इन एप्लीकेशन का नाम, स्कीम का नाम, प्रोजेक्ट्स का नाम हमें एज इट इज़ लिखना होता है, ताकि हमारे आंसर को वेट मिले। एजुकेशन मैंने आपको बताया 50,000 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। वहीं पर इंडिया में एक्सपैंड इट्स ई विद्या भारती, जो टेली एजुकेशन प्रोजेक्ट है ई विद्या भारती, याद रखिएगा, उसको इन अफ्रीका तक ये एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इंडिया अफ्रीका वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का प्लान है, यानी ऑनलाइन एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा अफ्रीकन स्टूडेंट को। ये बहुत अच्छा और अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिस पर हम आगे और बात करेंगे जब ये न्यूज़ में आएगा। एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी एक आप कह सकते हैं कि आधार है। दोनों देश के रिलेशन को डीप करने के लिए, अच्छा करने के लिए एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छे से इसमें काम आ सकता है। फूड क्राइसिस को कम करना हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, और अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, खास करके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले जो देश हैं, वहाँ पे
बहुत ज़्यादा हंगर की प्रॉब्लम है, फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। इसमें इंडिया कोलैबोरेट कर सकता है। याद है हम जब डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फूड ग्रेन हैं, अभी सरप्लस में फूड ग्रेन है एफसीआई के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। तो हमने एक दिन डिस्कस किया था कि क्यों ना इन फूड ग्रेन्स को, अगर कुछ लोग ये सलाह दे रहे हैं कि आप इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ कर लीजिए, कुछ लोग कुछ और सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक और सलाह आई थी कि सबसे पहले जो मेन मूड होता है, जो मेन उद्देश्य होता है फूड का, वो क्या होता है कि हंगर की प्रॉब्लम को ख़त्म करना। तो इसके लिए हम बाकी देशों की भी मदद कर सकते हैं ग्रेन से, और यहाँ पर अफ्रीका वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर इन फूड ग्रेन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे पोटेंशियल फॉर्म्स हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, एजुकेशन है, और साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट है, जहाँ पर हम कोऑपरेशन को और बढ़ा सकते हैं। क्वाड प्लस जो इनिशिएटिव है जिसमें कि यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा वियतनाम, न्यूजीलैंड, इजराइल, ब्राज़ील, इन सब तक इसको फैलाया जा रहा है, तो उसमें अफ्रीकन कंट्री को भी जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वाड को अगर इंडियन ओशन को टारगेट करके बनाया गया है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ भी कई सारे हैं जो इंडियन ओशन में आते हैं, और इसलिए इंडियन ओशन में आने वाले देश को उसमें लाके जोड़ना इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन को और मजबूत बनाएगा, और साथ ही चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भारत की मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, लोकस्ट पर, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, जिससे आप काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट में भी आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी में, और दूसरा टेक्नोलॉजी में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी इनको रोकने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही हमारे काम आएगा। व्हाट आर डेजर्ट लोकस्ट डूइंग इन नॉन डेजर्ट लैंड्स? ये जो लोकस्ट अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ में, या अगर आपने डायरेक्ट भी इनको देखा हो गुजरते हुए, तो ये ग्रास हॉपर फैमिली के हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली कहाँ रहते हैं? डेजर्ट रीजन में रहते हैं। इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है वो सेमी एरिड और डेजर्ट रीजन होता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। दे कैन ब्रीड इन राजस्थान, ये राजस्थान में ब्रीड कर सकते हैं, लेकिन इंडो गैंगेटिक, यानी अभी ये देख रहे हैं ना कि ये महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हुए इधर उस तरफ, या फिर एमपी, यूपी आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं है। ठीक है, वाइव वेजिटेशन इज नीडेड, ग्रीन वेजिटेशन की इनको ज़रूरत पड़ती है हॉपर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ब्रीडिंग प्रोसेस में हॉपर की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए ग्रीन वेजिटेशन की इनको ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये ग्रीनरी की तरफ भाग रहे हैं। व्हाट इज हॉपर? हॉपर इज अ स्टेज बिटवीन द निम्फ दैट इज हैच्ड फ्रॉम एग। तो जो पूरा प्रोसेस होता है इनकी ब्रीडिंग का, उसमें हॉपर एक स्टेज है, और उसके लिए ग्रीन वेजिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। आर लोकस्ट डेंजरस? खैर, हम आगे जाके ये भी देखेंगे कि ये कितना नुकसान पहुंचाएगा इन दिनों, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है कि ये डेंजरस होती हैं कि नहीं होती हैं। देखिए, जब ये अकेली हों या फिर जब ये छोटे छोटे ग्रुप्स में हो, तब ये बहुत खतरनाक नहीं होती, डेंजरस नहीं होती। लेकिन वही अगर बहुत बड़ा स्वार्म क्रिएट कर ले, बहुत बड़ा सा इनका ग्रुप क्रिएट हो जाए, 40 to 80 मिलियन एडल्ट्स एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने लग जाए, तो ये डेंजरस हो सकते हैं। और यही कंडीशन आज अराइज हो रही है, जिसकी वजह से इतना पैनिक क्रिएट हो गया है हर तरफ। एक दिन में 150 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकती हैं। आप देखिए इनकी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है, कितना ये स्ट्रॉन्ग है कि एक साथ इतने सारे लोग एक झुंड बना करके निकलती हैं, 150 किलोमीटर एक दिन में जा सकती हैं। और इनके बारे में कुछ और खास जानते हैं। अभी आने का कारण क्या हुआ, ये जो गुड रेन है जिसकी अभी हम बहुत तारीफ कर रहे थे कल ही, और इवन आपने भी इसको फील किया होगा कि मई का समय आ चुका था, मई का मंथ आ चुका था, लेकिन आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। ये आज एक प्रॉब्लम बन चुका है, और ये जो अभी आई है ये लोकस, इसके लिए कारण यही है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रीन वेजिटेशन है वो एनफ हो गया, वो बहुत ज़्यादा हो गया, और इसलिए ये हॉपर डेवलपमेंट के लिए ग्रीन वेजिटेशन को ढूंढते ढूंढते इधर चली आई। ठीक है, इनका ब्रीडिंग एरिया, एक तो अभी मैंने बताया कि डेजर्ट और सेमी एरिड याद रखिएगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हम इसका लोकेशन एक बार जान लेते हैं कि ब्रीडिंग एरिया है कौन कौन सा। इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में आने वाले, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं वो सारे इसके ब्रीडिंग ग्राउंड में से एक हैं।
यमन, ओमान, साउदर्न ईरान, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, खैबर पख्तूनवा प्रोविंस है, इन सारी जगह पर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत में आती थी, ये हर साल आती थी, लेकिन ये जुलाई के बाद आती थी, ठीक है। लेकिन इस बार ये पहले आ गई हैं, इसलिए ये सिचुएशन एबनॉर्मल हो गया है। तो एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या है? यही है कि ये आती थी जुलाई से अक्टूबर तक ये रहती थी, उसको नॉर्मल माना जाता था। आप देखते थे कि दिवाली के समय में बहुत सारे ये इस टाइप के कीड़े आपको दिखते थे। तो ये जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक भारत में थोड़े बहुत होते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा संख्या में आ चुकी हैं ये। राजस्थान में ये अप्रैल में ही अराइव कर चुकी हैं, और उसके बाद वहाँ से चूँकि इनको ग्रीनरी और ग्रीन वेजिटेशन दिखता चला गया बिकॉज ऑफ द रेन, और कूल कंडीशन दिखती चली गई, स्मूथ सिचुएशन रही, तो ये आगे बढ़ते चले गए। When July October is normal time, how did they arrive so early? कैसे ये अर्ली आ गए? इसके पीछे कुछ एक कारण है। एक तो यहाँ पर साइक्लोन को भी बताया गया है कि 2018 में जब साइक्लोन आया था मेकुनु, आपको याद होगा, अरबियन सी में साइक्लोन्स आए थे, मेकुनु, लुबान, उस समय ओमान, यमन, अभी हमने डिस्कस किया ना कि ओमान और यमन ये सब क्या है, इसका जो लोकस्ट है उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो वहाँ पर साइक्लोन की वजह से वहाँ का जो कंडीशन है थोड़ा सा वो बदल गया, हैवी रेन्स होने लग गए, और उनका जो हैबिटेट एक तरीके से वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, और ये एक कारण है इनके अर्ली अराइवल का, मतलब सिचुएशन चेंज हो गई, इस वजह से ये जल्दी इधर आने लग गए। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, तो ये एक सिंगल वॉर्म जो होता है वो 20 टाइम्स तक अपने आप को एक्सपैंड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। मतलब जब इनका ब्रीडिंग शुरू हो जाएगा और उसके बाद जब इनके नंबर्स होंगे तो वो 20 टाइम्स बढ़ सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि खैर रबी सीज़न में जो क्रॉप है उनकी तो हार्वेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी खरीफ की सोइंग होनी है, कई सारी जगह पे फसलें लगी हुई हैं, उनको ये ख़त्म कर सकते हैं, बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो खैर मिनिमाइज डैमेज ही रहा है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन था हर जगह पर तो इनको कंट्रोल नहीं किया जा पाया। बाकी सारे हिस्से में भी जहाँ पर इनका अराइवल अर्ली हो गया वहाँ पर इनको ठीक से रोका नहीं जा सका, क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई थी। वाई द फर्दर ईस्टवर्ड मूवमेंट? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये ईस्टवर्ड मूवमेंट क्यों कर रहे हैं, इतने सारे जो लोकस्ट हैं वो इधर क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? दैट नाउ राजस्थान डज नॉट ऑफर इनफ सेटिस्फाई देयर हंगर। ये जो लोकस्ट होती है ना वो एक ही दिन में अपने वेट का खाना खा लेती हैं, ठीक है, इनको जो मिलता है ये उसको खाती जाती हैं, प्लांट्स, उनके फूल, हर कुछ। तो राजस्थान में इनको इनफ फूड नहीं मिल पाया, और वो अपनी हंगर को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती चली गई। और उसके बाद वहाँ पर जयपुर में पार्क, नागपुर में जो ऑरेंज ऑर्चार्ड है, उन सबको इसने किसी भी चीज़ को अभी तक नहीं छोड़ा है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर कुछ ग्रुप है जो महाराष्ट्र की तरफ चली गई, कुछ ग्रुप है उत्तर प्रदेश, दिल्ली की तरफ आ रही हैं। और इसके पीछे क्या कारण है? वो हंगर काफ़ी ज़्यादा है उनके अंदर, उसको वो पूरा करने के लिए ग्रीन वेजिटेशन की तरफ आ रही हैं। हाउ वेस्टर्ली विंड हेल्प देयर मूवमेंट? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। आपको याद है ना, कल मैं डिस्कस किया था कि अम्फान साइक्लोन जो आया है, और साइक्लोन की वजह से एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ बे ऑफ बंगाल में, है ना। तो उससे जो वेस्टर्ली विंड है वो बहुत ही स्मूथली इधर आ रही थी, और इसके साथ ये लोकस्ट चली आ रही हैं उस लो प्रेशर एरिया को फिल करने के लिए। हाई प्रेशर एरिया से विंड आएंगे तो उनके साथ साथ ये लोकस्ट भी चली आ रही हैं। ये बहुत ही नॉर्मल विंड को फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग विंडी कंडीशन में ये फ्लाई नहीं करती हैं, तो बहुत ही पैसिव फ्लायर होती हैं ये लोकस्ट। एंड द डेंजर इज व्हेन दे स्टार्ट ब्रीडिंग। कहा जा रहा है कि जब ये ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगी ना तब डेंजरस सिचुएशन अराइज होगी। अभी उतना डेंजरस कंडीशन नहीं है, जब ये ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अभी तक इनका जो पूरा लाइफ स्पैन होता है, देखिए वो सिर्फ 90 डेज़ का होता है, और 90 डेज़ में ये 60 to 80 एग प्रोड्यूस कर सकती हैं जो फीमेल लोकस्ट होती हैं, ठीक है। तो आप समझिए कि जो नंबर ऑफ लोकस्ट हैं वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर इतने ज़्यादा नंबर ऑफ लोकस्ट हो जाएंगे तो फसलें खराब हो जाएंगी। व्हाट डैमेज हैव दे कॉज्ड? क्या डैमेज, कितना डैमेज हो पाएगा, कर सकती हैं? तो अभी ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है क्योंकि रबी सीज़न को हार्वेस्ट कर लिया गया है, खरीफ को बोया गया है,
और अभी जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनका मानना है कि जुलाई तक इनका इन्वेजन रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जाने लग जाएंगे कि साउथ वेस्ट मानसून आ जाएगा और तब जो विंड चलेंगी, वेस्टवर्ड मूवमेंट होगा, उसके साथ ये भी चली जाएंगी, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इतना पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाउ कैन दीज पेस्ट बी कंट्रोल्ड, कैसे इनको कंट्रोल किया जाए? तो आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि ऐसी दवाइयाँ जिसको कि बैन कर दिया गया था अभी, ठीक है, मई 14 की बात है, उनको सेंटर के द्वारा बैन कर दिया गया था। क्लोरोपाइराफोस एंड डेल्टामेथरीन, इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन इस लोकस्ट को देखते हुए फिर से ओपन कर दिया गया और ये जो केमिकल है उसको स्प्रे किया जाता है। ये सारे केमिकल के नाम हैं, इसको ज़रूर एक बार आप पढ़ लेंगे। और इन स्वाम को, इन झुंड को रोकने के लिए ये सारे केमिकल काम आते हैं। अभी इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे स्प्रे किया जा रहा है इन केमिकल्स को, ताकि ये जो स्वाम है उनको रोका जाए। अगला आर्टिकल देखते हैं, स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। फ्रेंड्स, आप पेशेंस बनाए रखिएगा। हमने 2 आर्टिकल फिनिश कर लिया, बहुत सारे फैक्ट्स हमें पता चले। एक एक करके सारे फैक्ट्स को दिमाग में रखना है, रिवीजन साथ के साथ में करना है। पहले हमने क्या देखा था, इंडिया अफ्रीका रिलेशन की बात की, उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस किए। फिर हमने लोकस्ट की बात की, कैसे अराइवल हुआ, कैसे आए, कितना इनका ब्रीडिंग कैपेसिटी है, इनका जो रीजन है वो कौन सा है। और अब हम आते हैं इन चाइना और इंडिया के रिलेशन में, और इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी से एसोसिएट कर दीजिए, बॉर्डर मैनेजमेंट वाले सेक्शन से, ठीक है। मेन आर्टिकल में चलते हैं। अभी जो स्टैंड ऑफ लद्दाख में चल रहा है, हालांकि आज की न्यूज़ है कि इसको जल्द ही ख़त्म किया जाएगा, सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। बट इसमें हमने पहले डिस्कस किया है कि दोनों देशों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ कंडीशन बन गई लद्दाख में, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार इससे पहले भी हो चुका है। और इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, क्यों? मीडिएशन करने के लिए। कहते हैं कि अगर इंडिया और चाइना चाहे तो मैं इस बीच में मध्यस्थता कर सकता हूँ, ठीक है। जैसा कि इनका यही स्टेटमेंट जम्मू एंड कश्मीर के मामले में भी आया था। खैर, अभी क्या हुआ? अभी ये हुआ कि आपको मालूम है जवाब, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंप नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा और सारी बातें चाइना के ऊपर छोड़ दी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अराइज हो गया है अभी चाइना इंडिया के बीच में, और कहीं ना कहीं ट्रंप का जो ये बयान है या स्टेटमेंट है, ये चाइना को और उकसा रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चाइना को ऐसा फील हो रहा है कि उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है हर किसी के द्वारा। ट्रम्प्स ऑफर इज बाउंड टू इरिटेट चाइना। जाहिर तौर पर ये जो ऑफर है ट्रम्प का, वो चाइना को इरिटेट करता है। कैसे? इसके पीछे 2-3 कारण है। एक, फॉरवर्ड पॉलिसी, PLA की फॉरवर्ड पॉलिसी। आपको मालूम है चाइना धीरे धीरे अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी पर आगे बढ़ता रहता है। जैसे उसका जो बाउंड्री होता है वो उसको थोड़ा और आगे बढ़ा देता है, फिर कुछ दिन के बाद थोड़ा और आगे बढ़ा देता है। और जब ये बात मिलिट्री को पता चलती है, अभी सैटेलाइट इमेज आई है, उस इमेज में देखा गया कि कैसे चाइना ने अपनी तरफ पूरा टैंक वैंक लगा के रखा हुआ है। उस पर भारत का भी ये बयान है कि भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी तैयारी करके रखेगा। तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी को कहीं ना कहीं चाइना इस यूज़ करता रहता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट का, सिनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है चाइना का फॉरवर्ड पॉलिसी, धीरे धीरे आगे बढ़ना, याद रखिएगा। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा एक तो कश्मीर को लेकर के है, मीडिएशन की बात करते रहते हैं। और एक और मुद्दा है, वो है कि जब हम बात करते हैं चाइना और अमेरिका की, तो चाइना खुद को अमेरिका के इक्वल मानता है, राइट। लेकिन US चाइना और इंडिया को एक बराबर मानना चाहता है या मानता है। तो इस बात से भी चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम है। तो चाइना को US के कई एक बात से दिक्कत है। साथ ही चाइना को इंडिया के जो रिसेंट अभी मैप इंडिया ने पब्लिश किया है, या कश्मीर को लेकर के जो इंडिया का एक्शन रहा है, इन सब चीज़ से चाइना को प्रॉब्लम है। और ये सारी बातें चाइना को कहीं ना कहीं इरिटेट करती हैं। तो ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, ऑब्वियसली एक बायलेटरल फ्रेमवर्क है, बायलेटरल मुद्दा है, जिसको कि चाइना और इंडिया आपस में मिलकर के सुलझाना चाहते हैं और उसको सुलझाएंगे जल्द ही। लेकिन इसमें इंडिया का क्या प्रोस्पेक्ट है, इंडिया का क्या फ़ायदा है? तो आप यूँ समझिए कि आज का जो एरा है, यहाँ पर कोई डायरेक्ट वॉर तो होता नहीं है जिसमें कि ये कहा जाए कि वो जीत गया या वो हार गया। यहाँ पर एक नैरेटिव्स चलते हैं, देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
एक कोई सिंपैथी ले रहा होता है, कोई दूसरे को दोषी ठहरा रहा होता है। यही सिचुएशन आज के समय में चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक टर्म में, पॉलिटिकल टर्म में, स्ट्रेटेजिक टर्म में, हर जगह पर इसी पूरे सेक्शन को यूज़ किया जाता है। और इस समय में चाइना को कहीं ना कहीं पूरे, जब ये सिचुएशन चाइना अराइज कर रहा है लद्दाख में, तो ये इवेंट जो है वो चाइना को काउंटर करेगी पूरे विश्व के सामने, इंडिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। बाकी जो अदर नेशंस हैं वो इंडिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं कि इस समय में ऐसे सिचुएशन में चाइना को स्टैंड ऑफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। तो ओवरऑल अभी यही सारा चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, ये स्टैंड ऑफ कब खत्म होता है, कब दोनों देश एक दूसरे से बात करते हैं और इस सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन पर। आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है डिस्कस द 10 गाइडिंग प्रिंसिपल। अब देखिए इसको लिखने में आपको क्या परेशानी है, हमने बहुत डिटेल में इस प्रिंसिपल्स पर डिस्कस किया ना, तो आप उसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इंडियाज एंगेजमेंट विद अफ्रीका इज टू लेट टू हैव ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन इंडियाज जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए अफ्रीका ने, चाइना ने अफ्रीका में बहुत पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया और ऐसे में इंडिया का जो रुख है वो कैसा है, कितना लेट है, क्या है, ये सब आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर लिखना है। सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किया है, ठीक है, तो उनको सोचते हुए कुछ फैक्ट आप थोड़ा और सर्च भी कर सकते हैं और फिर आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस है, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी कि आप कम से कम 3 का आंसर तो ज़रूर लिखेंगे और जो सीरियस है वो 5 के 5 लिखें। आप अगर इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो आपको एक दिन में 5 क्वेश्चन लिखना चाहिए। कई सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो ये बात कहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो दिस रूल। ये हिंदी में क्वेश्चन है और अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी कोचिंग के बारे में लेते हैं। आपको में से कोई भी अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है, यहाँ पे हम बहुत वाइड डिस्कशन करते हैं, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको, लेकिन हम आपसे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते। अगर आपको डायरेक्ट किसी का सपोर्ट चाहिए, आपको आपके आंसर्स को डायरेक्ट चेक करवाना है, डिस्कशन करना, और आप यूँ समझिए कि अगर एक रूटीन चाहिए पूरा ओवरऑल कि आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बाउंड नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ के गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। डिटेल जाने के लिए कॉल कर लीजिएगा 8750069419 पर, या क्लासरूम प्रोग्राम के बारे में भी चीज़ें हैं वो आपसे बता दी जाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का क्वेश्चन है ये, द मूवमेंट ऑफ डेजर्ट लोकस इन इंडिया इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई स्टर्ली विंड्स। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसका आंसर बता पाएंगे। दूसरा है साइक्लोन अम्फान also has indirectly impacted the movement of locust into India। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। अफ्रीकन यूनियन के बारे में है, 55 मेंबर स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट है अफ्रीकन यूनियन कमीशन इज बेस्ड इन वियना, इसको हमने डिस्कस किया था, तो बताइएगा सही क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है LOC के बारे में, लाइन ऑफ क्रेडिट, याद है ना, हमने डिस्कस किया था, बोरोइंग के लिए है। स्टेटमेंट पढ़ के ध्यान से इसका आंसर करना है। फर्स्ट एवर इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव, फरवरी, याद आया स्टेटमेंट, दिस ईयर ऑन द मार्जिन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2020। और इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप इज गाइड 10 गाइडिंग प्रिंसिपल अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2019 इन साउथ अफ्रीका। बताइएगा सही सही आंसर, हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में इसको। पांचवा क्वेश्चन है डेजर्ट लोकस कहाँ, कौन कौन सा ब्रीडिंग ग्राउंड है ऑन ऑफ अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, पाकिस्तान, सिंगापुर। सही आंसर बताना है। और अब प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आंसर देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों से थोड़ा सा सॉरी भी हूँ क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शंस वगैरह को ध्यान से हम देख नहीं पाते, बट आगे से इसका बहुत ध्यान रखेंगे। आपको जब ऐसी परेशानी आए कि ऑप्शन ना मिल रहा हो, ऑप्शन गलत लग रहा हो आपको, तो आप वहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया कीजिए, ठीक है, कि ये वाला स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग होगा, या अपने हिसाब से आप ओनली 1 2 ओनली 1 3 ऐसे करके लिख दिया कीजिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, थर्मल इक्वेटर इज सेम एज ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये गलत होगा, तो इसका आंसर बन रहा था 2 और 3। ठीक है, इक्वेटर, थर्मल इक्वेटर मूव्स वाइल ज्योग्राफिकल इक्वेटर रिमेन्स स्टेशनरी, तो ये सही है। और विंड बेल्ट शिफ्ट होता है थर्मल इक्वेटर के साथ, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा B 2 और 3। अगला क्वेश्चन था ITCZ के ऊपर, इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी भी नहीं थी, तो ये आपको आंसर इसका करना चाहिए था। एक कन्वर्जेंस जोन है जहाँ पे कि ट्रेड विंड्स आकर के मिलती हैं, लो प्रेशर एरिया बनाता है ये जोन, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है।
तीसरा क्वेश्चन है एयर मास को लेकर के, और एयर मास के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ना हो रहा हो और बहुत लिटिल हो, टेम्परेचर मॉइस्चर एक जैसे हो, तो उसको एयर मास वहाँ पे फॉर्म होता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गिव रेन टू नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। देखिएगा यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट अगर लिख देगा तो गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा सी 1 एंड 2। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था लिक्विडिटी पर, इसमें स्टेटमेंट आपको ऑप्शन शायद नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही दिए हुए हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में इनकरेक्ट था जिसको कि करेक्ट करना था। तो 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन को सुधारते हुए आपको ये आंसर देखना है। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंडर आर बेनिफिटेड व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज। गलत है। क्यों गलत है? लेंडर का नुकसान होता है, आपने पैसा दिया और जब आपको पैसा मिल रहा है तो महंगाई बढ़ गई। जैसे कि पहले आप 20 रुपीज़ केजी अनियन ले लेते थे, ठीक है, और इस समय में आपने एक व्यक्ति को 500 रुपये दिए उधार में, ठीक है। इस समय में प्याज कितने रुपए किलो है? 20 रुपये किलो है। अब जब आपको ये व्यक्ति पैसा लौटा रहा है 1 साल के बाद, 500 रुपये ही लौटा रहा है, लेकिन इस समय आप 90 रुपये किलो प्याज, 1 किलो प्याज खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू कम हो गई ना, तो इन्फ्लेशन के बढ़ने पर लेंडर का नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिटेड नहीं होगा, लॉस होगा, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है बोरोवर आर एट लॉस विथ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से सोचना है। बोरोवर है, बोरोवर को इंटरेस्ट रेट पे लोन वगैरह दिया गया, ठीक है, और अब आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि पहले आपको ओवरऑल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था वो 4% करना पड़ रहा था, लेकिन जब ये इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, तो आपको 5% इंटरेस्ट रेट वापस करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तो बोरोवर का नुकसान होता है, ठीक है। तो ये वाला बी होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखेंगे। अब और एक दिन का था वो भी देख लेते हैं। जीएसटी पर क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी इसका आंसर होगा। तीसरा वाला गलत है। देखिए फालतू में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी पैन इंडिया में ओवरऑल है, गोवा एक्सेप्ट लिख दिया गया था, तो ये गलत है, आपको बहुत ही आसानी से इसको समझ लेना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आईजीएसटी और एसजीएसटी पर है। इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आईजीएसटी जहाँ पर प्रोडक्शन होता है वहाँ पर दिया जाता है, उन राज्यों को दिया जाता है, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और जब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होगा तो वो कहाँ पर मिलेगा? जो कंज्यूमर जहाँ पे है वहाँ मिलेगा, तो इसीलिए आईजीएसटी प्रोडक्शन पर दिया जाता है। तीसरा सवाल जीएसटी काउंसिल पर है, 6 मेंबर का ये काउंसिल है, बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 3/4 मेजॉरिटी होती है, 3/4 याद रखिएगा, तो ए इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है मेडिसिन के बारे में कि सॉलिडेटरी ट्रायल पर कौन सी मेडिसिन है। अब देखिए ये जो 4 ड्रग का नाम लिखा हुआ है, इसमें HCQ को अभी होल्ड किया गया है, इसको रिमूव नहीं किया गया है, तो आप इसको ये ना माने कि HCQ को रिमूव कर दिया गया है। अभी आगे इस पर देखते हैं क्या बात होती है, तो अभी हम इसको चारों ही मानेंगे, लेकिन न्यूज़ से अपडेट रहिएगा, न्यूज़ में क्या आता है। अगर HCQ को रिमूव कर दिया जाएगा तब आपको इसको नहीं मानना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कैसा लगा डिस्कशन ज़रूर बताइए, पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़ आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, और लगातार हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं आपके पास कि हम मैक्सिमम कंटेंट को, मटेरियल को लेकर के आ पाएँ। अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है सब कुछ तो प्लीज़ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो आज स्टेटस में लगाएंगे इस वीडियो को और अपने दोस्तों को बताएंगे कि आप भी देखो, आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए इतना ही आज के लिए, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।